ठीक है, जो आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में और जो इंपोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए भैया पहला क्वेश्चन है, ये वैसे आईआईटी में आ रखा है लेकिन 1 मार्क्स का ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, मैं क्वेश्चन की फोटो आपको भेज दूंगा। ठीक है, इतना वक्त नहीं है कि अब क्वेश्चन लिखवाऊं मैं आपको। कह रहा है 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ऑफ एग्जैक्टली इक्वल मास, 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, दोनों का मास क्या है, इक्वल है, आर टेकन, one is given positive charge q coulomb and other is given negative charge, are their mass after changing or equal। इसके बाद क्या चार्जिंग करने के बाद ये दो इनका मास बढ़ेगा या फिर वही रहेगा। दोबारा मैं बोल रहा हूं, 2 आइडेंटिकल स्फीयर है, जो आइडेंटिकल स्फीयर मतलब हर जगह से हर तरीके से आइडेंटिकल है, लेकिन एक स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है और दूसरे स्फीयर को क्या दिया जाता है, नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। एक स्फीयर को पॉजिटिव, दूसरे स्फीयर को नेगेटिव। तो भैया जब ये चार्ज दिया जाता है तो बोल रहे हैं कि भैया इनके मास पे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, अगर किसी भी बॉडी को आपको 2 बॉडी है ना, अगर इसको नेगेटिव चार्ज देना है और इसको पॉजिटिव चार्ज देना है तो दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। नेगेटिव चार्ज देने के लिए इलेक्ट्रॉन को देना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, गेट थोड़ा बैठ दियो, मैं बताऊंगा जितना उतना बढ़िया। ठीक है, ये पर्दा जो ना, जो फटा हुआ पर्दा है, हाँ इसको थोड़ा फैला दे, 1 सेकंड। अबे ऐसे नहीं, खोल के तो भैया ऐसे में चार्ज करने पर अगर किसी भी बॉडी को आप नेगेटिव चार्ज करते हो तो उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने साथ मास को लेके आता है। ठीक है, और अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपने साथ मास भी लेके आया है, यहाँ पर मास लेके गया है। तो इस केस में जो 2 बॉडी पहले आइडेंटिकल थी, बाद में चार्जिंग के बाद क्या होगा कि जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी उसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चनों को आपको भेज दूंगा पीडीएफ बना के। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि एनसीईआरटी का है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट और काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है एक जो कंघा है, अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। कह रहा है कि भैया जब कंघे को सूखे बालों में ऐसा रगड़ा जाता है तो वो छोटे छोटे पेपर के बिट्स को खींच लेता है। क्यों? तो भैया कंघे को जब आप बालों में रगड़ते हो तो वहां पर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से कंघा क्या होता है भैया, चार्ज हो जाता है, और जो पेपर के बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक होते हैं। क्या होते हैं? जब उस कंघे को आप उसके पास में ले आते हो तो वो क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। कौन पोलराइज हो जाता है? बिट्स। और आपको मैंने बोला था पोलराइज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स दी चार्ज बॉडी, याद है? मैं एक बार ये आपको रिपीट कर देता हूँ, इसको बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था। ये पेपर के बिट्स है, इसके पास प्लस प्लस और माइनस चार्ज दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको चार्ज बॉडी के संपर्क में लाया जाता है, मान लो किसी प्रकार की चार्ज बॉडी है, तो जैसे इसको इसके चार्ज बॉडी को अभी माइनस है, तो जैसे इसको इसके पास मिलाया गया तो इसका प्लस वाला चार्ज क्या हुआ, सामने आ जाता है, और माइनस वाला चार्ज क्या होता है, दूर चला जाता है। प्लस वाले चार्ज की दूरी क्या होती है, कम होती है। माइनस वाले चार्ज की दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। माइनस माइनस को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, क्योंकि दूरी ज्यादा है इसलिए रिपेलिंग फोर्स क्या होगा, कम होगा। प्लस वाला चार्ज जो है माइनस वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, दूरी कम है इसलिए वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अट्रैक्टिंग फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होगा। इसलिए बॉडी क्या होती है, ओवरऑल अट्रैक्ट करती है किसकी तरफ, कॉम्बो, हाँ चार बॉडी। हेलो, हाँ कौन, हाँ रोल बोल, 9:30 बजे, हाँ हाँ ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट है। और कोई भी बॉडी हो, किसी भी प्रकार की चार्ज बॉडी हो, अगर उसको आप डाइलेक्ट्रिक के पास मिलाओगे हमेशा अट्रैक्ट ही करेगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक का क्या होगा, पोलराइजेशन। उसका अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस चार्ज होता तो इधर क्या होता, माइनस, और इधर क्या होता, प्लस आता। और माइनस वाला चार्ज की दूरी क्या होती, कम होती, तो फोर्स भी क्या होता, ज्यादा होता। समझ गए? तो इसीलिए मैंने बोला पोलराइज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स दी चार्ज बॉडी। पोलराइज बॉडी हमेशा चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करती है। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। कह रहा भैया जो आमतौर पर जो रबड़े होती है, रबड़ जो होती है, रबड़, ठीक है, इज इंसुलेटर। कैसी होती है? इंसुलेटर होती है। लेकिन जो स्पेशल रबड़ होती है, जो जिसके टायर बनते, एयरक्राफ्ट के जिससे टायर बनते हैं, ठीक है, तो वो स्लाइटली कंडक्टिंग होती है। क्यों? तो भैया बता दो, बहुत सिंपल सा रीजन है। जब एयरक्राफ्ट चलता है तो एयरक्राफ्ट की स्पीड तो थोड़ी मोड़ी होती है, 250-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चीज उड़ रही है, तो एयर के साथ बहुत ज्यादा क्या होगा, उसका फ्रिक्शन भी होगा। और बाय फ्रिक्शन क्या होता है, आपको पता है, चार्जिंग होती है। क्या होता है?
अगर भैया चार्जिंग हो रही है तो धीरे धीरे एयरक्राफ्ट के ऊपर क्या होगा, चार्ज आता रहेगा। और अगर वो उसका टायर नॉन कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज क्या होगा, उसका बढ़ता रहेगा उसके ऊपर धीरे धीरे। और जैसे ही वो जमीन पर उतरेगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो चार्ज हो चुका है। और जमीन का पोटेंशियल क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा भैया, डिस्चार्जिंग होगी। क्या होगी, स्पार्क होगा। और स्पार्क से क्या होगा, आग लग सकती है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं भैया, जो रबड़ होता है, टायर होता है, उसमें थोड़ी सी कार्बन मिला देते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग बना देते हैं उसको, ताकि जैसे ही एयरक्राफ्ट जमीन पर उतरे उसका सारा का सारा चार्ज कहां चले जाए, अर्थ के पास, क्योंकि एक्सेस चार्ज कहां चले जाता है, अर्थ के पास। तो भैया और पूरी सुरक्षा बनी रहे। समझ गए। ये अगला क्वेश्चन है भैया, ये काफी ज्यादा बार रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी का भी है और 1999 सीबीएसई में भी आया था, 1998 में भी आया था, बैक टू बैक आया था। कह रहा भैया जो गाड़ियां होती है जिसमें ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, मतलब पेट्रोल वगैरह, ठीक है, उनको टच करती हुई चेन जाती है ग्राउंड की तरफ, उनसे टच करती हुई। बिल्कुल सेम कंसेप्ट यही है कि जब गाड़ियां चलती है जिसके अंदर पेट्रोल वगैरह भरा रहता है, तो जब वो चलेंगे तो उनकी स्पीड भी रहेगी कुछ ना कुछ, वो एयर के साथ क्या करेंगे, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या होगा, चार्ज। और जब वो चार्ज हो जाएंगे तो भैया क्या होगा कि उसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, राइज करेगा। और मान लीजिए उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं जमीन के साथ, तो पोटेंशियल उसका लगातार क्या होगा, बढ़ता रहेगा। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें क्या होगा, उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा, जमीन का पोटेंशियल जीरो। यहाँ पर क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। जहां पोटेंशियल डिफरेंस आता है वहां पर क्या होता है भैया, डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है, और डिस्चार्जिंग से स्पार्क होता है। क्या होता है, और स्पार्क होता है तो भैया आग लग सकती है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए चेन लटका था। आपने बचपन में देखा होगा गाड़ियों के पीछे चेन लटकती है ट्रक, आपने सोचा होगा फैशन में लगा रखा, नहीं, फैशन नहीं होता। वो जितना भी चार्ज आएगा वो सब वो जो चेन होती है ना उसके थ्रू होता हुआ जमीन के साथ टच करके जमीन के अंदर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे गाड़ी वगैरह क्या होती है, ये सारी चीजें बची रहती है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा रीजन था, खास रीजन नहीं है। हाँ विद सोल्यूशन भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ, या ICSE बोर्ड 1995 में आता है, तो आसानी क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आ रखा तो इसे भी कर लो। ठीक है, कह रहा है भैया if the distance between two equal point charge is doubled and their individual charge is also doubled, what would the what would happen to the force between them? तो भाई मैं कुछ भी नहीं कह रहा, कह रहा दो चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए एक चार्ज Q है और दूसरा Q1 है और दूसरा चार्ज क्या Q2 है। दूरी क्या है, इसके बीच में R है। फोर्स क्या होगा इसके बीच में, K Q1 Q2 अपॉन में R। दूसरे केस में क्या किया, इसको भी डबल कर दिया, 2Q1 कर दिया, और इनके बीच की दूरी को भी क्या कर दिया, 2R कर दिया, और इसको भी क्या कर दिया, 2Q2 कर दिया। फोर्स क्या होगा F2, क्या होगा K 4Q 1Q2 हो जाएगा, और दूरी कितनी है भैया 4R, तो इसका 2R है तो क्या होगा 4R स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो आप देख रहे हो कि F2 की वैल्यू क्या है, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये क्या है भैया, एक्चुअल में F1 है, तो बराबर फोर्स रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दो, डिस्टेंस भी डबल कर दो, फोर्स में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन। फिर आ रहा भैया एक क्वेश्चन है, कह रहा भैया Q1 प्लस Q2 बराबर में 0। इसका मतलब क्या है, Q1 Q2 बराबर में 0, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी। क्या कहती है, और अगर इसके हिसाब से दो चार्जेस का सम 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों चार्ज क्या, इक्वल अपोजिट, इक्वल और अपोजिट। ठीक है भैया, ये 2 है तो ये -2 का, 3 है तो -3, समझ गए। तो दो चार्जेस का सम अगर एक 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों चार्ज क्या है, इक्वल और अपोजिट है। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, कह रहा भैया क्या ये चार्ज पॉसिबल है, क्वेश्चन है, कह रहा बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। जस्टिफाई योर आंसर बाय द कमेंट। तो कह रहा है भैया क्या ये चार्ज, पहले बताओ ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। क्या करेंगे इसके लिए, ये चार्ज दिया हुआ है, आप बताना ये पॉसिबल है या नहीं है, अपने आंसर अपनी स्टेटमेंट को पूरा करना है। क्या करेंगे नीरज बताइए, हाँ इसमें क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है भैया। तो अपना एन की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, एन क्या होता है Q अपॉन में E, Q अपॉन में, अगर भैया जब हमने 0.8 इंटू 10 टू पावर -90 गुलाम किया और डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू 10 टू पावर -90 से, ये कट मर गए, इसको काटोगे तो क्या होगा, 2 आएगा, 1/2, 1/2, क्योंकि एन की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है,
और मैंने आपको बोला फ्रैक्शनल चार्ज इज नॉट पॉसिबल, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, समझ गए? ऐसे करना। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बता दे रहा हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते, आपको आते हुए भी। रीजन पता क्या है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की। तो इसीलिए ऐसे ही होगा कि अब हर संडे को ऐसे क्वेश्चन की कराऊंगा जिसकी प्रैक्टिस आप नहीं करते हो डेली लाइफ में। आप एनसीईआरटी कर लोगे, पूरी कर लो एनसीईआरटी, मैं गारंटी दे रहा हूं फिर भी नहीं कर पाओगे इसे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की इसकी। समझ गए? चलो आगे आ रहा भैया, कह रहे टू इक्वल बॉल हैविंग द इक्वल पॉजिटिव चार्ज, क्यों? दो इक्वल बॉल है और दोनों के ऊपर इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? आर सस्पेंडेड बाय द टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। दो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग का मतलब होता है जिस रस्सी से चार्ज का फ्लो नहीं हो। व्हाट वुड बी एन इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन द प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द टू? कुछ नहीं कह रहा, देखिए भैया बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा भैया दो बॉल थी, इनके बीच में ये एल है और ये एल है, इन दोनों ये आइडेंटिकल बॉल है, ठीक है, ये सस्पेंडेड है ऐसे। इनके बीच में मान लीजिए फोर्स स्टार्टिंग में एफ लग रहा था, अभी मैंने इसके बीच में वो प्लास्टिक स्लैब डाल दी, तो क्या होगा? फोर्स बढ़ेगा घटेगा? क्यों? सिंपल सी बात है भैया, क्योंकि ये हमने प्लास्टिक डाली है, प्लास्टिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और आपको पता है भैया फोर्स इज इनवर्सली इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद है? तीसरा फैक्टर, फोर्स में जो तीसरा फैक्टर अपना इफेक्ट डालता है वो मीडियम होता है उनके बीच का। समझ गए? अब बढ़ते भैया आगे, समझ गए? कह रहा भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर 80 है, तो व्हाट इज द परमेबिलिटी? तो कह रहा भैया वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है भैया? 80 है। क्या है? अब 80 दे रखा है, मैं क्यों करूं? 80 दे रखा है, तो भैया इसकी परमेबिलिटी बताइए। इसकी क्या बतानी भैया? तो बता देता हूं जिसको नहीं पता होगा, ठीक है भैया। ये जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो रेशियो होता है किसका? परमेबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमेबिलिटी ऑफ, तो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा भैया आपका? एप्सिलॉन आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या रखिए? 80, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85, बिल्कुल भाई, ठीक है भैया। डालिए वैल्यू और उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अभी कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए भैया, एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरीके से चल रहा है। मिटो दो इसे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कुछ पूछना है? इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी में लिख के आओगे, अभी मैं करा दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस की फोटो भेजूंगा, एक तरफ से कॉपी में होना चाहिए, ठीक है? और हो सके तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन, देखो मैं बता रहा हूँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की कॉपी अलग बनाना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि भैया जब आपको रिवीजन करना होगा तो वहां से पढ़ लोगे एक बार में, मैं गारंटी दे रहा हूँ उससे बाहर कुछ नहीं आना, पूरा पेपर ऐसे उठ के आता है, आसान पेपर होता है सीबीएसई का बहुत ज्यादा, ठीक है? कह रहा भैया एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है एक मेटल ट्यूब के अंदर with a variable cross section, how will its velocity change when it approaches to neck of the tube? देखिए ये है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, और आप सोचते होंगे कि यार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ऐसे इस तरीके का, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है? तो कह रहा है भैया जब वो ऐसे मूव कर रहा है, तो कह रहा है भैया कि बताइए जब वो इस वाइडर एंड से लेके इस थिनर एंड्स की तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड में क्या चेंज आएगा? बताइए, इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी या ऐसी रहेगी? एक बार और आपको रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन, देखिए कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अ मेटल ट्यूब विद अ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर, हाउ विल इट्स वेलोसिटी चेंज व्हेन इट अप्रोचेस टू द नेक ऑफ द ट्यूब? तो नेक की तरफ जा रहा है, तो क्या भैया क्या क्या, हाँ भाई नेक की तरफ जा रहा है, तो भैया बताइए कि क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी क्या होगा? रीजन बताइए, तुक्के में नहीं। क्यों? मैं कह रहा हूं जब ये इलेक्ट्रॉन है ये आगे की तरफ जा रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी?
देखिए मेरी बात सुनिए, रीजन क्या है? देखिए यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की और इस वॉल की बीच की दूरी क्या ज्यादा है, ठीक है। यहां से जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। लेकिन जैसे वो इस वाले पार्ट में पहुंचेगा तो दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पर इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ गया भैया, इंड्यूस चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इंड्यूस चार्ज क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्या होगा, प्लस होगा। तो भैया ये प्लस क्या करेगा, इधर भी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, इधर भी फोर्स लगाएगा, इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसकी स्पीड क्या होगी भैया, जैसे ही ये यहाँ पर एंट्री आएगा, यहाँ पर मारेगा तो इधर क्या होगा, प्लस, इधर क्या होगा, प्लस। अब इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, तो रिजल्ट कहाँ जाएगा, बीचों से। ठीक है भैया, तो इसकी वजह से इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, समझ गया। चलो आगे बढ़ते भैया ना। हाँ वही देखिए भैया, इस पे थे, हाँ इस पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी आईआईटी में आया था। ठीक है, अ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विल इट ऑलवेज मूव एन इलेक्ट्रिक। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखिए क्या कह रहा है भैया, एक चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, क्या वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। दोबारा बोल रहा हूं भैया, एक चार्ज पार्टिकल है वो फ्री है मूव करने के लिए, तो कह रहा है भैया कि क्या ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा या नहीं। देखिए भैया दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा कह रहा भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एक चार्ज पार्टिकल है, हो सकता है माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है भैया ये लाइन में मूव करेगा, अगर माइनस होगा तो आपको पता है उल्टा चलेगा, और प्लस होगा तो सीधा चलेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो क्या कह रहा है कि भैया क्या ये लाइन के पैरेलल में से चलेगा, कैसे। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा और दिमाग लगाओ, दोबारा रिपीट करो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तब भी तो लाइन में जाएगा, इसी की लाइन में, इसी की डायरेक्शन में। नीचे हो गया तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइन के साथ ही चलेगा हमेशा। ये लाइन आ गई तो इधर चले जाएगा, तो फिर भी तो लाइन के साथ ही चल रहा है। क्या ये कह रहा है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा है कि ये जो नेगेटिव चार्ज या कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो लाइन के साथ ही हमेशा चलेगा या कभी अपनी डायरेक्शन को चेंज भी करेगा। देखिए मैं बताता हूँ, इसका सिंपल सा रीजन है, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा होगा, मान लीजिए कहीं पर कर्व है लाइन, ये इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए कहीं पर कर्व होगी लाइन, है ना, ऐसे करके कर्व होगी, तो ये हमेशा इसके साथ नहीं चलेगा, क्योंकि जब ये चलेगा तो इसके ऊपर लगातार क्या लगेगा, फोर्स, और फोर्स से क्या होगा, ये एक्सिलरेट, और जब ये एक्सिलरेट होगा तो इसके पास तो खुद का भी मास होता है, और मास से तो क्या होगा, इनर्शिया भी होगा, और इनर्शिया कभी भी डायरेक्शन को चेंज को हमेशा क्या करेगी, अपोज ही करेगी। इनर्शिया जो होता है हमेशा डायरेक्शन के चेंज को अपोज करेगी। तो जब ये यहां से टर्न करने लगेगा तो इसका इनर्शिया काम करेगा और कहेगा कि भैया तू अभी इसी डायरेक्शन में चल, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उस डायरेक्शन में मत चल। मेरी बात सुन में नहीं, देखिए आज जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चलता है तो जब तक सीधी रहती है लाइन तब तक वो उसी की डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन जहां से थोड़ी बहुत कर्व हुई तो कर्व होने वाले पाथ पर क्या होगा, पॉइंट पर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल अपने इनर्शिया की वजह से क्या होगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मुड़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मास नहीं होता, जिसके पास मास नहीं उसका इनर्शिया नहीं, और जिसके पास इनर्शिया नहीं अपनी स्टेट को कभी चेंज को अपोज नहीं करेगा। लेकिन भैया चार्ज पार्टिकल के पास मास होता है, मास है तो उसके पास इनर्शिया होगा, इनर्शिया होगा तो अपनी स्टेट में चेंज को अपोज करेगा, इसलिए हमेशा ये लाइन के साथ नहीं चलेगा, जहां पर भी लाइन अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी वहां पर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन पहले वाली जैसी रहेगी ड्यू टू इनर्शिया। समझ गए। आगे बढ़ते हैं भैया, कह रहा है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है भैया, बहुत सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और ये आपको रटा भी रहता होगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को काटती नहीं। तो भैया ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट कैन बी गिवन बाय टेंजेंट। किससे दी जाती है भैया, जिस अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट की दो डायरेक्शन होगी एक ही पॉइंट की, और दो डायरेक्शन एक पॉइंट की पॉसिबल
नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है भैया। अब यहाँ पर कुछ डायग्राम आ रहे हैं, डायग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा भैया एक Q1 चार्ज है ऐसा, और एक Q2 चार्ज है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है ऐसे करके, और Q2 से अंदर आ रही है ऐसे। ऐसा डायग्राम, मेरे को क्वेश्चन नहीं पता क्या पूछ रहा है, लेकिन डायग्राम ऐसा Q1 Q2 ऐसे लाइन नहीं, कह रहा भैया shows field line of the force due to a point charge Q1 and Q2 placed at point A and B. Q1 Q2 A और B पॉइंट पर रखे गए, ठीक है भैया। कह रहा है भैया राइट द नेचर ऑफ द चार्ज, किस नेचर का चार्ज है? दोनों क्या है भैया? नेगेटिव नेचर किया। बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सीबीएसई में पूछा गया। ये दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंट्री मार रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस चार्ज में एंट्री मारती है वो कैसा होता है भैया? नेगेटिव, पता ही होगा आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है, डायग्राम बेस्ड है। ईमानदारी से बताना, मान लीजिए मैंने 100% क्वेश्चन करा दिया, आप कितने परसेंट कर लेते हैं ईमानदारी से? वाह, अरे वो तो जब मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ तब आता है ना अपना दिमाग। तो वैसे जो जब तू डाउट पूछने आता है तो भी तो तेरे को आता होगा, लेकिन पूछता है ना सारे सिंपल सिंपल डाउट भी, ठीक है। देखिए कह रहा भैया ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है, माइनस चार्ज है इसके ऊपर, माइनस है, ये माइनस 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 ऐसे फैला हुआ है इसके ऊपर, है ना। और यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू क्यू चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, और इस तरीके की डायग्राम बन रहा है अपना, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब होता है पास में, ठीक है, विसिनिटी ऑफ अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अच्छा यार ये तो डायग्राम ही बनाना है इसमें, मैंने तो आंसर ही लिख दिया। कह रहा भैया एक पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कह रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज है जो एक प्लेट के पास में रखा गया, तो कह रहा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्केच करो। ये रहा, स्केच कर दिया। देखिए ये अनचार्ज था, जैसे इसको प्लस के पास, प्लस इसके पास में रखा गया, तो बाय इंडक्शन इसके सामने वाले फेस में क्या हो जाएगा? दूर वाले फेस में क्या होगा? पॉजिटिव। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलती है? प्लस से। कहां पे आती है? और आपको बता दूं, अगर ये मेटल है तो जितना प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है उतना ही क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर आएगा, और उतना ही इसके अपोजिट साइड में क्या होगा? प्लस क्यू चार्ज रहेगा। यहां से फिर दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी? ऐसी बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। ये डायग्राम इस तरीके का, समझ गए? देखिए दोबारा बोल रहा हूं, अगर एक प्लस चार्ज की तरफ एक कोई न्यूट्रल मेटल शीट लाते हो, प्लेट लाते हो, तो बाय इंडक्शन प्रोसेस क्या होगा? जिससे प्लस क्यू चार्ज है तो बाय इंडक्शन यहाँ पर क्या होगा? माइनस क्यू, और इसके दूसरे वाले साइड में क्या होगा? प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर आके एंड होंगी, और यहाँ से फिर क्या होंगी? बाहर निकलेंगी, समझ गए? क्योंकि माइनस में आती है, फिर पहले प्लस से क्या होता है? स्टार्ट कर जाती है, ठीक है भैया, ध्यान रखना। आगे बढ़ते भैया, ठीक है। कह रहा है भैया ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, एक माइनस क्यू चार्ज है ना यहाँ पर ऐसा। कह रहा है इनके बीच में तो शीट रखी गई है पतली पतली, S1 और S2 मेटल शीट। कह रहा है भैया बताइए इन दोनों शीट के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? ये दोनों शीट दूर जाएंगी, पास आएंगी? लॉजिक बताइएगा, ऐसा नहीं। देखिए कह रहा है ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, उनके बीच में तो मेटल शीट रख दी गई जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो बताइए ये दोनों शीट दूर जाएंगी या पास आएंगी? पास आएंगी। सिंपल सा है, प्लस है, इधर क्या होगा? बाय इंडक्शन माइनस, इधर क्या होगा? प्लस। इस वाले इसी प्लेट के ऊपर इधर प्लस हो जाएगा, प्लस की वजह से यहाँ पर माइनस, और इस वाली शीट पे इधर प्लस आएगा। ये माइनस है, ये माइनस, इधर क्या होगा? प्लस, और इधर क्या होगा? माइनस। तो ये माइनस इधर आ रहा है, और सॉरी प्लस इधर आ रहा है, माइनस इधर, माइनस प्लस चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं, दोनों शीट क्या होगी? चुप। अब देखो नहीं बता पाते, गारंटी है कुछ नहीं होगा, ऐसा लिख देते कुछ नहीं होगा। या अक्कड़ पकड़ वाला आता तो होगा, हाँ अट्रैक्ट करेगी। क्यों करेगी? समझ में आ गया ना। सीधा आपको यही करना है, चार ड्रॉ कर देने इसके ऊपर। देखिए एक सीपीएमटी, अब पहले मेडिकल टेस्ट अलग अलग हुआ करते थे, सीपीएमटी, एआईपीएमटी,
आपका एम्स, ये सब अलग अलग था। अब तो सीधा नीट कर दिया गया, तो सारे कॉलेज के एडमिशन के लिए एक ही एग्जाम होता है। पहले हर कॉलेज के लिए अलग अलग एग्जाम होता था, तो ज्यादा पैसे भी लगते थे हर स्कूल कॉलेज का, ठीक है। अब एक ही हो गया, ठीक है। तो तब एक क्वेश्चन आया था सीपीएमटी में, ठीक है, कॉमन प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है भैया। तो कह रहा भैया कि अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड at any point on the axis of the dipole at some larger distance experience force F. Will it be force acting on the point charge when distance from the dipole is double? क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा डाइपोल है, ये Q1 चार्ज है माइनस Q2 चार्ज है, किसी भी डिस्टेंस पर कहीं पर भी एक चार्ज को रख दिया गया। कह रहा भैया इस केस में जो भी फोर्स लग रहा है, अच्छा फोर्स क्या होता है आपको पता है? फोर्स होता है इस केस की इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज। डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस चार्ज की वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अभी कह रहा है कि अगर इस डिस्टेंस को मैं डबल कर दूं तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ने वाला है? बढ़ जाएगा फोर्स। देखो यही गलती तुम्हारा, 8 टाइम्स कम हो जाएगा। रीजन देखिए, अब सुनते ले साढ़े, ठीक है। अगर मैं डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखूं तो भैया वो होता है क्या, देखिए के पी कॉस एट एनी पॉइंट का बता रहा हूं अपॉन में आर क्यू। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के पी अपॉन में ये एट एनी पॉइंट, क्योंकि एनी पॉइंट का बोला ना, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर क्यूब के इनवर्सली है। क्या आ रही है? आर क्यूब के इनवर्सली है। पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आर स्क्वायर के इनवर्सली होती है, लेकिन डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आर क्यूब के इनवर्सली होती है। अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दोगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 8 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डबल करोगे तो 2r कर दो, 2r का क्यूब क्या होगा, 8r क्यूब हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 8 गुना कम, और इलेक्ट्रिक फील्ड 8 गुना कम हो जाएगी तो फोर्स भी क्या होगा, 8 गुना कम हो जाएगा। तो भैया जैसे आप डिस्टेंस को क्या करोगे, डबल करोगे, डिस्टेंस को डबल तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 8 टाइम्स कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम्स कम हो जाएगी तो फोर्स भी क्या होगा, 8 टाइम्स कम हो जाएगा। समझ में आते हैं? बस ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का फॉर्मूला ये है आपका, समझ गया? करवाया था ना मैंने, एक तो एक्सियल पे कराया था, फिर इक्वेटोरियल पर, फिर एट एनी पॉइंट पर। तो एट एनी पॉइंट पर ये होगा, सबके लिए अप्लाई होता है, ठीक है। देखिए मैंने बोला था शीट के लिए, थिन शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हर जगह पर क्या होगी, सेम रहेगी, मतलब उसी की लाइन में आगे जाओ, ये शीट है, इससे इधर जाओ या इधर जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम मिलेगी। कोई भी चार्ज कहीं पर भी रखेगा तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, एक जैसा लगेगा, केवल शीट के केस में, और बाकी में सब में क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। देखिए कह रहे हैं भैया, हाँ एक क्वेश्चन है, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग नहीं कर पाओगे इसे, ठीक है बहुत आसान, केवल इसमें लाइनें गिननी है। कह रहा भैया ये डायग्राम बना हुआ है आपका, ये Q2 है और ये Q1, इससे सॉरी Q2 Q1, इससे इसकी तरफ ये 6 लाइनें निकल रही है, ठीक है, ऐसे 6 लाइनें आ रही है इसकी तरफ, हाँ, और इससे बाहर निकल रही है इधर की तरफ 6 लाइनें, और इससे बाहर निकल रही है 6 लाइनें। बोल रहा है भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 अपॉन में Q2, नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे, अब नहीं आई थी तुच्छ सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिन लो,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिन लो, मुझे पता है भैया इसके इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी है, 6, 12 और 18। तो भैया Q2 से 18 लाइन निकल रही है, इसके अंदर कितनी आ रही है, 6। तो आंसर क्या आएगा, 1:3 आंसर आएगा है। देखिए यहाँ पर लाइन क्यों मैंने गिनी, तो भैया लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। अगर किसी चार्ज में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा आ रही है, ज्यादा निकल रही है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की स्ट्रेंथ पता लग जाती है। तो अपने को पता भी है इससे तो 18 निकल रही है, तो इसकी स्ट्रेंथ अपने को पता लगी, इससे 6 आ रही है तो इसकी स्ट्रेंथ पता लगी, रेशियो निकाल दीजिए आप। समझ गया, समझ गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली 2010 में आया था, ठीक है। कह रहा है कि एक बॉडी है ऐसा टेढ़ी में, यहां पर +2Q -Q +3Q और ये बॉडी ऐसा है, ये चार्ज है। कह रहा है कैलकुलेट टोटल फ्लक्स लिंक थ्रू दी बॉडी। बताओ कितना आसान क्वेश्चन, कितना फ्लक्स लिंक होगा, तू बताइए क्रिश, इस बॉडी के थ्रू कितना फ्लक्स लिंक होगा। एस के थ्रू तेरे को फ्लक्स निकालना है, Q1। दांत फाड़ रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, कैसे? अभी मैं कराऊंगा ना तेरे मुंह पर हैप्टा मारूंगा, उसके बाद और बताइए कितना फ्लक्स लिंक होगा भैया। Q बाय में एब्सोल्यूट आंसर है सीधा। इस चार्ज को नहीं कंसीडर करूंगा क्योंकि आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, मुझे एस के थ्रू फ्लक्स बोल रहा है। तो भैया फ्लक्स क्या होता है, टोटल एनक्लोज चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन। एनक्लोज चार्ज क्या है, एक ही है और एक क्या है 2Q और दूसरा क्या है -Q अपॉन में एप्सिलॉन। तो क्या आ गया आंसर, Q अपॉन में। ये नहीं बताया था मैंने, बताया था नहीं बताया था, ठीक है। ठीक है, कह रहा दो चार्ज है -2Q और +2Q आर लोकेटेड एट पॉइंट A,0 और 4A,0 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है भैया आपकी 3A, सेंटर ओरिजिन पे है। देखिए क्या कह रहा है, पता क्या कह रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन बना दिया गया तो ऐसा लगता है यार कितना हार्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज ही। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना, अपने को यहाँ पर ये बनानी है, ये ठीक है, बना दिया। कह रहा है एक स्फीयर है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और उसकी रेडियस 3 है, क्या है 3A। तो इधर से 3 है, इधर से 3 है, क्या 6 हो गया। कह रहा है भैया दो चार्ज रखे गए, एक चार्ज है भैया जिसकी वैल्यू क्या है, एक चार्ज है जिसकी वैल्यू क्या है -2Q और वो जिस पॉइंट पर रखा गया वो A,0 है। A,0 तो यहीं पे होगा ना अपना, और यहाँ पे रखा गया आपका -2Q और एक चार्ज रखा गया अभी आपका 4A,0 जो कि +Q है। तो 4A तो दे रहा होगा ना कहीं पे, यहाँ पे 4A,0 पर रखा गया एक चार्ज +Q। तो बोल रहा फ्लक्स कितना होगा, तो वही है फॉर्मूला सिंपल सा, जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी है उसे हटा दो, इसकी वजह से कोई फ्लक्स, केवल किसकी वजह से रहेगा। तो आंसर है -2Q अपॉन में एप्सिलॉन इसका आंसर। ठीक है कुछ भी तुच्छ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे करा दिए मैंने, है ना, बाकी आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा एडवांस के क्वेश्चन करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे बता देता हूँ हर साल पूछे आते हैं, और बच्चों के अगर नंबर कहीं कम होते हैं तो केवल यही होते हैं। 5 नंबर वाले तो प्रैक्टिस ही करता है हर कोई, डेरिवेशन होती है, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है, लेकिन नंबर कटने की संभावना कहाँ पे होती है, यहीं पर, ये ध्यान रखना। तो भैया चलो भैया थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करते हैं। हॉट्स कहते हैं। अंकित की क्लास कितने बजे? 3 से 5। चलो मतलब अभी मैं आधे घंटे और पढ़ाऊंगा। अभी क्यों?
कोई बात नहीं, टेस्ट हो या नहीं मेरे को नहीं मतलब इसकी, कोई बात नहीं। 3:30